चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और कल हमने थोड़ी सी टैक्स की बातें की थी, जिसमें हमने देखा था कि रिफ़ंड कब मिलता है, इनपुट टैक्स वेस्ट कब होता है, फिफ्थ स्केड्यूल डिस्कस किया, सिक्स स्केड्यूल डिस्कस किया, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट उस एरिया से आते हैं वो डिस्कस किए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल गुड्स की। जब हम नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि आपकी सेल्स जो हैं वो भी किसके ऊपर है, 18% के ऊपर है। आपकी परचेजेस भी किसके ऊपर है, 18% के ऊपर है। तो इसका सबसे बड़ा फीचर क्या था? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेल की है 5 लाख की, 5 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से टैक्स कितना लेंगे आप? 90,000। और आपने अगर परचेजेस की हैं 3 लाख की, 3 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से कितना होगा आपका? 54। तो ये आप इसमें से लेस करवाएंगे, रिमेनिंग जो है कितना बनेगा आपका, ये आपने क्या करना है, पे करना है। तो अब हम इसके पर जा रहे हैं कि नॉर्मल गुड्स क्या है, कैसे है, किस तरह से काम करेंगे, उनको हम क्या करेंगे यहाँ पर देख रहे होंगे। तो रिमेंबर सेल्स टैक्स में जो नॉर्मल रेट है वो क्या है, 18%। आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं जाके, आप जो नॉर्मल जीएसटी पे कर रहे होते हैं वो कितना होता है, 18%। तो जब भी आप कोई चीज़ बेचेंगे तो आप जो कस्टमर टैक्स लेंगे कितना होगा, 18%। आप टैक्स पे करेंगे कितना होगा, 18% होगा। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में बात की थी कि ये सेल्स टैक्स को हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्या एंड कंज्यूमर के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? दुकानदार के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, बिजनेसमैन के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमने एक चीज़ ये भी पढ़ी थी कि सारी कहानी किसके लिए है, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। किसके लिए है? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। अब ये सारा आउटपुट टैक्स कौन ले सकता है? रजिस्टर्ड पर्सन। ये टैक्स कौन क्लेम कर सकता है? रजिस्टर्ड पर्सन। जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है ही नहीं, वो इसमें से कोई भी काम नहीं कर सकता। तो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए सारी कहानी जो है हम क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। अब सिनेरियो नंबर 1 लेते हैं हम, कि आपका जो सेलर है वो भी कौन है, रजिस्टर्ड है, और जो आपका बायर है वो भी कौन है, रजिस्टर्ड है। ख़रीदने वाला भी रजिस्टर्ड है, बेचने वाला भी कौन है, रजिस्टर्ड है। ये उसने आपको बता दिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, इसने इसको सामान बेचा है 1 लाख रुपए का। तो सिंपल सी बात है, वो क्या करेगा, इस 1 लाख रुपए के ऊपर 18% के हिसाब से 18,000 जो है वो क्या करेगा, टैक्स लेगा। तो ये रिसीव करेगा, इसके लिए क्या होगा, आउटपुट टैक्स। ये पे करेगा, इसके लिए क्या होगा, इनपुट टैक्स होगा। ये तो कहानी ऐसे ही है। अच्छा, मुझे अब सोच के जवाब दें, पाकिस्तान में हर कारोबार करने वाला बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होगा? नहीं ना। इसका मतलब कुछ लोग अनरजिस्टर्ड भी होंगे। तो अब हम देखें कि अगर सिनेरियो नंबर बी में अगर जो सेलर है वो है रजिस्टर्ड और जो बायर है वो है अनरजिस्टर्ड। अब इसने तो उसको सेल की है ना, तो टैक्स क्या लेंगे भाई? टैक्स तो लेंगे। टैक्स किसने लेना है, सेलर ने लेना है कि बायर ने लेना है? ओ भाई लेना है, ओ खुदा दा वास्ते, कौन बोला था बायर? बायर ने टैक्स देना है, टैक्स लेना किसने है, सेलर ने लेना है। अब ये वाले सीन में ना, रिमेंबर, आप जब भी कभी भी किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेंगे तो इससे रिमेंबर आप नॉर्मल टैक्स लेंगे, वो कितना होगा, 18%। लेकिन आप इससे 4% फर्दर टैक्स भी क्या करेंगे, वसूल कर रहे होंगे। तो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सामान बेचेंगे उससे कितना टैक्स लेंगे, 18%। लेकिन अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सामान बेचेंगे उससे कितना लेंगे,
जिसने 22 का पक्का पेपर में फेल है। 18 नॉर्मल प्लस 4 क्या लेंगे, फर्दर लेंगे। ये 22% नहीं है। क्यों? रिमेंबर, ये जो फर्दर टैक्स है ना, फर्दर टैक्स, इसके बारे में कहते हैं कि ये फर्दर टैक्स कभी भी एडजस्ट नहीं होता। ये जो फर्दर टैक्स है, अच्छा इसको आपने एक्स्ट्रा टैक्स भी नहीं कहना, इसका नाम ही क्या है, फर्दर टैक्स है। एक्स्ट्रा टैक्स कुछ और चीज़ है, वो भी हम जाके आगे डिस्कस करेंगे। ये फर्दर टैक्स जो आप लेंगे, ये आपने एज इट इज़ क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। क्या करना है? एज इट इज़ जो है वो क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। जितना 4% लेंगे उतना ही क्या करेंगे, आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर ए जो है, ये सेलर है, इसने गुड्स जो हैं वो सेल की हैं फॉर ₹1 मिलियन टू मिस्टर बी। मिस्टर बी इज़ unregistered in sales tax and Mr. A bought these goods for ₹7 लाख। और मिस्टर ए जो है ये कौन है, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, बिकॉज पेपर में ये अनरजिस्टर्ड वाली एडजस्टमेंट तो लाजमी आएगी। अब मिस्टर ए कौन है, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, उसने किसका सामान बेचा है, बी कौन है, अनरजिस्टर्ड है। अब कैसे इसकी टैक्स लायबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम इसकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। अब रिमेंबर, आपने सेल्स की, आपका आउटपुट टैक्स आ जाएगा, वो कितना आएगा, 10 लाख का लेंगे, 18% कितना आ जाएगा, 1,80,000 आ जाएगा। ठीक है, आपने सामान कितने का लिया था, 7 लाख का। आपने जो टैक्स पे किया था, इनपुट टैक्स 7 लाख का 18% के हिसाब से कितना बनेगा, 1,26,000। 180 माइनस 126 कितना बनता है, 54,000। ये तो आ गया नॉर्मल टैक्स। अब इसके बाद ये जिस बंदे को सामान बेचा है वो रजिस्टर्ड था कि अनरजिस्टर्ड था, आप इससे फर्दर टैक्स भी लेंगे। आप इससे क्या लेंगे, फर्दर टैक्स। कितने का सामान था, 10 लाख का, इसका हम क्या लेंगे, 4%, कितना बनेगा, 40,000। आप ये 40,000 ये भी ऐड करेंगे तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी आपकी, 94,000 बन रही होगी। अब देखें इसको, इसलिए मैंने क्या कहा था कि ये देखें, ये 18 है, ये क्या है, 4 है, 22 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज इस 18 वाले में से क्या एडजस्ट हुआ है, 18 वाला। ये जो 4% है इसकी कहीं पे भी एडजस्टमेंट हुई है, आपने 40,000 रुपया लिया, ये एज इट इज़ क्या कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, +4 लिखेंगे, इसको 22 नहीं लिखेंगे। अगर मैं इसको 22 लिखता तो उसमें से तो मैं एडजस्ट करवा लेता, लेकिन इसमें से कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। अब पेपर में दिस इज़ द क्वेश्चन जो आ चुका हुआ है कि वाई दिस इज़ 18 + 4%, वाई नॉट 22%। पेपर में ये सवाल है कि जब हम फर्दर टैक्स चार्ज करते हैं, वाई 18 + 4 ये क्यों लिखते हैं, हम इसको 22 क्यों नहीं लिखते। द वेरी सिंपल आंसर इज़ कि भाई जो 18% टैक्स है नॉर्मल, उसमें से तो हम इनपुट टैक्स जो है वो क्या करेंगे, एडजस्ट करवा लेंगे। जो 4% टैक्स हमने रिसीव किया वो फर्दर टैक्स है, उसमें से 1 रुपये की भी एडजस्टमेंट नहीं होगी, वो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ गवर्नमेंट को पे कर देंगे। डैट्स वाई इसको हम क्या करते हैं, 18 + 4% की फॉर्म में लिखते हैं, इसको डायरेक्ट 22% नहीं लिखते। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पास्ट पेपर में आ चुका होगा, इसकी ये एक्सप्लेनेशन है जो आपने क्या करनी है, देनी होती है। ठीक है, अब इसको नोट करने फिर हम इस रूल की एक्सेप्शंस जो हैं पढ़ते हैं कि क्या इसकी एक्सेप्शंस हैं और क्या कुछ इसमें आएगा, क्या कुछ इसमें नहीं आएगा,
वो देखते हैं क्या हर बंदे से चार्ज करेंगे फर्दर टैक्स, द आंसर इज़ नो। वो इसके एक्सेप्शंस जो है वो भी देखेंगे, बिकॉज वो न्यूमेरिकली भी आती हैं, वो थ्योरेटिकली भी आपको मिल रही होती हैं। तो ज़रा इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, फिर आगे चलते हैं। क्या लेते क्यों है भाई? साफ सीधी बात है, आपको डिपार्टमेंट ने कहा है कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो, आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहे, मैं रजिस्टर्ड हूँ और आपको मैं चीज़ें बेची जा रहा हूँ, आपसे भी 18 ले रहा हूँ, तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ा ना। तो आपको सेल्स टैक्स के नेट में लाने के लिए क्या करते हैं कि आपके ऊपर इजाफी टैक्स लगा दिए। अब आप क्या सर ज्यादती हो रही है, हम ज्यादती माफ़ करते हैं, आप रजिस्टर्ड हो जाओ। आप रजिस्टर्ड हो जाओगे, हम आपका टैक्स क्या कर देंगे, 4% छोड़ देंगे। तो ये किन को मिलता है, मतलब वो लोग जिनका सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए, दोज पर्सन हु आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। जब आप उनको सामान बेचेंगे, उनसे कितना टैक्स लेंगे आप, फर्दर टैक्स लेंगे। अगर वो चीखते हैं जी ज्यादती है हमारे साथ, ठीक है, आओ सेल्स टैक्स में हो जो रजिस्टर्ड, आपको जब भी कोई सामान बेचेगा आपसे टैक्स नहीं लेगा। तो डैट्स वाई हमने ये फर्दर टैक्स जो है वो लगाया होता है। इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन जो है फाइलर होता है, सेल्स टैक्स में अलग होता है। सेल्स टैक्स में आपके पास सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट होता है, और आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें होती हैं, इसको फाइलर कहते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये जो 4% टैक्स है ये हम हर एक पर्सन से चार्ज करेंगे? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो आप अगर बेच भी रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उनके ऊपर फर्दर टैक्स आप चार्ज नहीं करेंगे। अब वो कौन सी कमोडिटीज़ हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, उनको हमने क्या करना है यहाँ पर देखना होता है। सबसे पहले है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर कंज्यूमर। भाई आपका घर में बिजली आती है, गैस आती है, आप डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, लेकिन क्या आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं? नहीं, आप तो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन आपको जो बिजली का बिल चार्ज होता है उस पर 18% टैक्स ही चार्ज किया जाता है, आपसे फर्दर टैक्स तो चार्ज नहीं हो रहा। सिमिलरली मोटर ऑयल हो गया, डीजल हो गया, जेट फ्यूल, मिट्टी का तेल वगैरह हो गया, आगे पेट्रोल डलवाते हैं, आप सारे अनरजिस्टर्ड हैं, हमसे जो टैक्स लेवी है वही ले रहे हैं, फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं करते। उसके अलावा गुड सोल्ड बाय गुड सोल्ड टू एंड कंज्यूमर। एक चीज़ आपने ना पूरे सेल्स टैक्स में याद रखनी है, एंड कंज्यूमर किसे कहते हैं। एंड कंज्यूमर वो बंदा है जिसने गुड्स को खुद इस्तेमाल करना है, जिसने आगे नहीं बेचना। ऐसे एसबीआई ने अगर ऐसे ही ख़रीदा तो एसबीआई कौन है, एंड कंज्यूमर है। हमने ख़रीदा, हम कौन है, एंड कंज्यूमर है। अगर पहले कोई ऐसी ख़रीद के खुद इस्तेमाल किया तो पहले भी कौन हो जाएगा, एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर वो बंदा होता है जिसने गुड्स को खुद इस्तेमाल करना है। वो आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई बिज़नेस भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। एंड कंज्यूमर सिंपल जिसने उन गुड्स को इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज़ करना है, यूज़ करना है, उसको हम क्या कहते हैं, एंड कंज्यूमर जो है वो कह रहे होते हैं। ये जो एंड कंज्यूमर है ना, अगर आप डायरेक्टली किसी भी एंड कंज्यूमर को सामान बेचेंगे उससे कभी भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करते, कभी भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल एसबीआई है, इन्होंने एसी खरीदने हैं, ये जाते हैं डायरेक्टली कंपनी के पास, डायरेक्ट उनसे 50 एसी ले आते हैं। अब कंपनी ने क्या किया, डायरेक्ट एसी किसको बेचे हैं, कॉलेज वालों को। तो कॉलेज वाले क्या थे, एंड कंज्यूमर। ये सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, बट इनका कोई फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कंपनी डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयज़ को सामान बेच देती है तो एम्प्लॉयज़ कौन है, एंड कंज्यूमर है ना, तो उनसे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेगा होगा। सिमिलरली जो फैक्ट्री आउटलेट्स वगैरह बनते हैं, अब फैक्ट्री आउटलेट पे कौन जा रहा है, एंड कंज्यूमर जा रहे हैं, आप उनसे सामान ले रहे हैं तो कभी भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होगा। तो एंड इन शॉर्ट एंड कंज्यूमर से कभी भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता, एंड कंज्यूमर से कभी भी फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होता, ठीक है। उसके अलावा अगर आप गुड्स बेच रहे हैं डायरेक्टली एंड कंज्यूमर, इसमें फूड आइटम्स, गाड़ियाँ, ये फर्टिलाइज़र्स चीज़ें आते हैं, इनके ऊपर भी हम फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करते।
फिर वो तमाम आइटम्स जो थर्ड स्केजुअल की हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं थर्ड स्केजुअल क्या होता है, उसके ऊपर फॉर टैक्स चार्ज नहीं होता। ये स्टील मेल्टर्स के ऊपर जो है ये स्टील प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, इनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। फिर सेकंड हैंड वॉर्न क्लॉथ्स, देखिए लंडा कहेंगे तो तहीन हो जाएगी, हम कहते हैं जी थ्रिफ्ट आइटम्स हैं या प्री लव्ड आइटम्स हैं, तो ये तो फिर ब्रांड है ना, देखा ना वो गरीब के तो बदतमीज़ है, लेकिन अगर वही चीज़ जाके बर्गर्स पहन रहे हो तो क्या हो जाएगा, स्टेटस सिंबल बन जाएगा। तो पूरी ज़िंदगी गरीबों ने लंडा पहना है तो सबने इसका मजाक उड़ाया है। अब वही लंडा कौन पहन रहा है, अमीर लोग हैं, लेकिन नाम क्या कर दिए थ्रिफ्ट या प्री लव्ड कह के बेच रहे होते हैं, तो वो क्या है अब स्टेटस सिंबल है जी, हमने प्री लव्ड आइटम्स की चीज़ें पहनी हुई हैं। अभी एक और आ गया ट्रेंड ELO का, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर का, चलो वो फिर भी नहीं है, वो लेफ्ट ओवर फिर भी नए होते हैं, लेकिन थ्रिफ्ट आइटम यूज़ है, लंडे का माल है, आप वो लंडे का सामान बेच रहे हो उसके ऊपर भी कोई फॉर टैक्स चार्ज नहीं होगा। फिर वो तमाम गुड्स जो फिफ्थ स्केजुअल में आते हैं, जो हमने कल पढ़ा था, जिसमें तमाम ज़ीरो रेटेड गुड्स शामिल थी, उनके ऊपर भी फॉर टैक्स चार्ज नहीं होगा। अगर आप सप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट कभी भी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, गवर्नमेंट के इदारे कभी भी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होते, उनके ऊपर फॉर टैक्स चार्ज नहीं होगा। चीनी के ऊपर फॉर टैक्स चार्ज नहीं होता। फॉर्म हो गया, स्प्रिंग मैट्रेसेस हो गए, ये गद्दे वगैरह, इनके ऊपर फॉर टैक्स चार्ज नहीं होगा। फिर जो एडिबल ऑयल्स होता है, घी वगैरह, इनके ऊपर फॉर टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होगा। तो इस वजह से कुछ 3 से 4 पॉइंट जो हैं आपने याद रखने हैं। पेपर में ये एंड कंज्यूमर वाला पॉइंट अक्सर आ जाता है, थर्ड स्केजुअल वाला पॉइंट पेपर में आया होता है, तो ये चीज़ आपने देखनी है। अब आप ज़रा इसको रीड कर लें बुक से, फिर हम आगे चलते हैं। अब ये सवाल है जिसका आया हुआ है, whether taxable supplies are made to a person who has not obtained registration number, they shall be charged, levied and paid up for the tax 4% of the value in addition to normal rate। इसकी एक्सेप्शन बताएंगे, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम फॉर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो आप 4-5 पॉइंट लिख दें, पहले सुई गैस का लिख दें, टू डोमेस्टिक कंज्यूमर, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, चीनी हो गई, गद्दा हो गया, ये जो हैं आपके सेल्स टू एंड कंज्यूमर हो गई, ये सारा कुछ जो है वो आप इसमें लिख रहे होंगे। ठीक है, अब आप इसे पढ़ लें, फिर हम आगे चलते हैं। ये दिस इज़ बॉर्डर लाइन फिगर कि ये एज इट इज़ पे होगी, इसमें से एडजस्टमेंट हम नहीं कर रहे होंगे। उसके बाद याद रखिएगा FBR के पास ना ये पावर्स हैं कि FBR जो है दे कैन चार्ज एनी रेट, वो 18% भी चार्ज कर सकते हैं, वो लेस देन 80 भी चार्ज कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनके ऊपर 25% टैक्स चार्ज किया जाएगा, वो ये वाली हैं। अब ये कौन सी गुड्स हैं, अगर आप इन गुड्स को इंपोर्ट करते हैं और लोकली बेचते हैं, मतलब इंपोर्टेड गुड्स है, इनके ऊपर टैक्स कितना चार्ज करेंगे, 25% जो है वो चार्ज करेंगे। जब आप इंपोर्ट करेंगे तब भी 25%, जब आप आगे बेचेंगे तब भी कितना देंगे, 25% दे रहे होंगे। अब इसमें कौन सी आइटम आती हैं, जैसे पहला आता है कन्फेक्शनरी बेकरी आइटम्स जो होती हैं। आप लोकल बेकरी लेंगे टैक्स 18% है, इंपोर्टेड लेंगे कितना होगा, 25%, इंपोर्टेड व्हीकल है 25% है, चॉकलेट्स, कारपेट्स, ये सारा कुछ अगर लोकल है ना, मेड इन पाकिस्तान है,
फुटवेयर हो गया, कॉर्नफ्लेक्स, डेकोरेशन आइटम हो गए, ड्राई फ्रूट, फर्नीचर, जैम, ज्वेलरी, लेदर जैकेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारा कुछ अगर लोकल मेड इन पाकिस्तान है, टैक्स रेट क्या है? अगर ये इंपोर्टेड है तो इंपोर्ट करेंगे तब भी टैक्स कितना पे करेंगे? 25। और अगर इनके बेचेंगे तब भी कितना होगा? 25। आप कभी जाएंगे किसी सुपर मार्केट में, बना कोई भी आइटम पकड़ लें, अगर वो इंपोर्टेड है उस पर टैक्स रेट 25% चार्ज हुआ होगा। वो अगर उसकी ही लोकल वर्जन पड़ा होगा पाकिस्तान का, उस पर कितना चार्ज हुआ होगा? 18% जो है वो चार्ज हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद है जी सप्लाई ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, वो तमाम गाड़ियाँ जिसकी वैल्यू जो लोकल मेड इन पाकिस्तान है 4 मिलियन से ऊपर है, डबल कैबिन डाला हो गया, वो तमाम व्हीकल्स जिसकी इंजन कैपेसिटी 1.4 सीसी से अबव है, इसके ऊपर भी हम कितना टैक्स लगाते हैं? 25% सेल्स टैक्स लगा रहे होते हैं। तो क्या लिस्ट याद रखनी है? ये लिस्ट याद रखना इम्पॉसिबल है। तो कैसे याद रखेंगे? सिंपल सी बात है, इम्पोर्टेड गुड्स हैं तो 25% है, अगर लोकल है तो कितना है? 18। तो आपको ये बस लिस्ट पर नाम चल जाएगा, बताइए ये चीज़ें आती हैं, अगर इम्पोर्टेड हैं तो 25 लगा देना, अगर लोकल है तो कितना लगा देना? 18% लगा देना, न्यूमेरिकल में आता है। अब हमारे पास इसमें एक चीज़ रह गई है, दैट इज़ थर्ड स्केड्यूल आइटम्स, जिसको हम कहते हैं रिटेल आइटम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेल आइटम्स। ये न्यूमेरिकली इसकी एक आधी एडजस्टमेंट आती है। वो एडजस्टमेंट क्या है कि ना तो हम इसको रिटेल प्राइस से कम पे बेच सकते हैं, ना इसके ऊपर डिस्काउंट अलाउ होता है, और थर्ड इसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। 3 बातें हैं जो न्यूमेरिकली याद रखनी है कि जो भी रिटेल आइटम होगी उसको रिटेल प्राइस से कम के ऊपर नहीं बेच सकते, इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलता। तीसरा इसके ऊपर क्या है कि इसके ऊपर फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होता। लेकिन ये रिटेल आइटम्स हैं क्या? ये आपके सामने है। आपने देखा होगा कि आप खुद ज़रा बताएं, पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी है। यहाँ पे कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है और कुछ ऐसी गुड्स हैं जो डेली बेसिस के ऊपर हद से ज़्यादा कंज्यूम होती हैं। जैसे टेक दैट, चाय की पत्ती। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से रोज़ कितनी चाय की पत्ती की कंजम्पशन होगी? बिलियंस ऑफ रुपीज़ में होगी कि नहीं होगी? फिर जो रिस्क होता है लड़कों का, सिगरेट्स रोज़ से कितने इस्तेमाल होते हैं? ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कितने इस्तेमाल हो रही हैं? साबुन सर्फ कितना इस्तेमाल हो रहा है उसका? हो रहा है ना। अब ये वो आइटम्स हैं जिनको हम FMCGs कह रहे होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, जो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, इनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। अब द थिंग इज़ डैट हम जिनसे ये सामान ख़रीद रहे होते हैं, वो गली महल्ले के जो दुकानदार हैं, क्या वो रजिस्टर्ड हैं सेल्स टैक्स में? अगर वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो टैक्स ले सकते नहीं है। लीगली टैक्स सिर्फ वही ले सकता है जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो। ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, टैक्स भी नहीं ले सकते। तो फिर तो गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए। अब इसका मतलब आपने आज अगर कोई स्प्राइट पी है, या आप स्टिंग पीते हैं, आप टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं, आपने टूथपेस्ट ली है, जिस बंदे से आप लेके आए हैं वो तो अनरजिस्टर्ड था, असलम भाई की दुकान, लेकिन टैक्स तो गवर्नमेंट के पास पहुंचा है। क्यों? बिकॉज ये गवर्नमेंट ने ना कुछ आइटम्स पकड़ी हैं, इनको एक स्केड्यूल जिसका नाम थर्ड स्केड्यूल में डाल दिया है, और इसका रूल बना दिया है कि इनका टैक्स ना हम किससे लेंगे? मैन्युफैक्चरर से। जिसके पास पहुंचेंगे मैन्युफैक्चरर, वो कहते हैं चोर को नहीं, चोर की माँ को पकड़ो। ये वाला साहब किसी ने की है कि एक कंपनी जो टी बना रही है, अब टी तो आप ख़रीद रहे हैं असलम भाई की दुकान से जो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन बना कौन रहा है? जी XYZ कंपनी। हम चले जाएंगे XYZ कंपनी से, हम पूछेंगे XYZ कंपनी से कि भाईजान जो चाय की पत्ती है आप कितने की बेचना चाहते हैं? क्या आप कितने की बेचना चाहते हैं? वो सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे कि जी हमारी चाय की पत्ती है, ये कंसिड्रेशन हो, ये कमीशन सारा कुछ डालते हैं वो। ये आपके जो दुकानदार हजरात जो आपको जो बिस्किट वगैरह बेच रहे होते हैं, इनको उसके ऊपर कमीशन मिल रही होती है चाय की पत्ती पे, प्रॉफिट्स नहीं, कमीशन मिलती है बेसिकली। वो सारा कुछ डिलीवरी कॉस्ट सारा कुछ डाल के ना वो कहते हैं जी मेरी ख्वाहिश है कि मेरा जो 250 ग्राम का चाय की पत्ती का डब्बा है वो मैं बेचूँ 300 रुपये का। कितने का बेचूँ? 300 रुपये का। ये प्राइस डिसाइड की है आपने। ये किसने डिसाइड की है? मैन्युफैक्चरर ने। इसमें उसकी सारी कॉस्टिंग, प्रॉफिट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मार्कअप, मार्जिन सारा कुछ शामिल है। ये वो कीमत है जिस पे वो चाहता है कस्टमर उससे क्या करे? चाय की पत्ती आगे ख़रीदे। इसको हम क्या कहते हैं? रिटेल प्राइस। क्या कहते हैं?
रिटेल प्राइस की ये वो कीमत है जिसके ऊपर कस्टमर्स को चीज़ें दी जाएंगी। कहेंगे ठीक है ओके, इसके ऊपर निकालें 18% के हिसाब से सेल टैक्स कितना बनता है, 54 रुपये। ये आ गया आपके पास सेल्स टैक्स। टोटल कितना बना 354। अब ये क्या कहेंगे गवर्नमेंट वाले आके कि भाई जब तुम चाय की पत्ती बनाओगे ना, इसके डिब्बे के ऊपर इस तरह से कीमत जो है, पहली बात है प्रिंट करो। क्या करो, कीमत प्रिंट करो। जब कीमत प्रिंट करोगे तो इस पे बताना है कि दिस इज़ योर रिटेल प्राइस जिस पे यू वांट टू सेल योर गुड्स, दिस इज़ द सेल्स टैक्स जो इसके ऊपर चार्ज होगा। टोटल कितनी बनती है 354। ये है वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, इसमें सेल्स टैक्स क्या है आपका शामिल है। जैसे ही आप ये बना लेंगे ना तो ये 54 रुपीज़ का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट आपसे ले जाएगी। आपने बनाए जी, आप अक्सर देखते हैं इन प्रोडक्ट्स में ना बैच नंबर लिखे होते हैं, बैच नंबर दिस, बैच नंबर डैट आते हैं जी। इस बैच में कितनी गुड्स बनी है जी, 1000 गुड्स बनी है, एक का टैक्स 54 है, 54 इंटू 1000 किया, आप टैक्स लेके चले गए। अब आपकी गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, सेल ना भी हुई हो, टैक्स लेके चले गए। अब वो कहते हैं कि भाई हमने तुम्हें टैक्स ले लिया है, तुम जिसको मर्जी बेचो। अब जैसे ये जो टैक्स चला गवर्नमेंट के पास, उस मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को चीज़ें बेची, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे किसको दी, रिटेलर को। जब रिटेलर बेचेगा, कस्टमर जब उसके पास आएगा तो कस्टमर कितने रुपये पे करेगा उसको, 354। ये ऊपर देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, और जब अल्टीमेटली आएगा पैसा टू द मैन्युफैक्चर तो उसको सारे पैसे क्या हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। तो ये वाली गुड्स जो हैं हमारी क्या कहलाती हैं, रिटेल आइटम्स गुड कहलाती हैं। अब देखें इस तरह से ना, इसमें ना तो कोई टैक्स की चोरी हो सकती है, ना कोई फ्रॉड हो रहा है, बिकॉज जैसे ही गुड्स बनी हम टैक्स किस से लेके चले गए थे, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट जो है उस मैन्युफैक्चरर से ही टैक्स लेके चली गई थी। तो अब बिक रही हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड बंदा बेच रहा है, चाहे वो अनरजिस्टर्ड बंदा बेच रहा है, वो सारा उसका है। हमें टैक्स जो है उस पर क्या मिल गया है, पूरा मिल गया है। सो इनको हम क्या कहते हैं, रिटेल आइटम्स गुड कहते हैं। अब देखिए पहली बात है कि जब गवर्नमेंट ने कीमत तय करा दी है, आप इससे सस्ता बेच सकते ही नहीं है। क्यों? बिकॉज जब आपने कीमत तय की 300 की, तो 300 के ऊपर 54 का टैक्स गवर्नमेंट लेके चली गई है। अब आप इस पर डिस्काउंट भी दें, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट का मतलब है आप चाहते हैं कि मैं 280 की बेचूं, 280 पर टैक्स कितना आता है, 18%। 280 पर 18% टैक्स कितना आता है 50। इस पर टैक्स कितना बनेगा 50.4, बट गवर्नमेंट कितना लेके चली गई है 54, तो गवर्नमेंट टैक्स वापस नहीं करेगी। तो आप अगर डिस्काउंट दे देना चाहते हैं दे दें, टैक्स गवर्नमेंट को 54 रुपीज़ चला गया हुआ है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनके ऊपर डिस्काउंट भी अलाउ नहीं होता। थर्ड, इसके ऊपर फिर फोटो टैक्स भी चार्ज नहीं हो रहा होता। अब सवाल एक माइंड में आता है कि यही टूथपेस्ट हो गया, यही शैम्पू हो गया, यही सर्फ हो गया, यही सोडा हो गया, हम जाके गली मोहल्ले की दुकान पे ख़रीदते हैं, अगर 354 है तो 354 का ही बिक रहा होता है, हम इतने के लेके आते हैं। बट अगर हम यही चले जाएं, इम्तियाज़, कारफूर चले जाएं, मेट्रो चले जाएं, वहाँ पे अगर 354 कीमत है तो वो तो 340 का दे रहे होंगे, 345 का दे रहे होंगे। ऐसा होता कि नहीं होता? पता क्यों होता है वो? पहली बात है कि वो चूँकि एक बड़े सेलर होते हैं, उन्होंने पूरी सप्लाई चेन बाईपास की होती है, वो डायरेक्ट सामान किससे ख़रीदते हैं, कंपनी से। फिर जो वो डिस्काउंट दे रहे होते हैं वो अपने प्रॉफिट्स में से दे रहे होते हैं। वो उसने जो आपको 4 रुपये छोड़े हैं वो कहाँ जाएगा, उसके प्रॉफिट्स में ऐसा एक्सपेंस शो हो रहा होगा, वो प्रोडक्ट के प्राइस में नहीं है। अगर वो 354 की चीज़ 350 में दे रहा है तो 4 रुपये अपनी जगह दे रहा होगा। वो गवर्नमेंट को टैक्स कितना गया है, 54 रुपीज़ का ही गया होता है। तो दीज आर सेड टू बी रिटेल आइटम्स। अगर ये सारी जिसमें फ्रूट जूसेस आते हैं, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक, आइसक्रीम, टी, बेवरेजेस, सिरप, सिगरेट्स, टॉयलेट सॉप, शैम्पू, मिल्क ड्रिंक, पाउडर ड्रिंक्स, टिश्यू पेपर, स्पाइसेस, सीमेंट, ये सारा कुछ इसमें जो है वो आ रहे होते हैं। अगर ये लोकल है, टैक्स का रेट क्या है? अगर ये सारा कुछ इंपोर्टेड हो कितना? अब आपको मौका मिले ना, कभी भी ज़रा जाइएगा, अल्फता चले जाइएगा, कारफूर चले जाइएगा, डेयरी मिल्क पकड़िएगा, लोकल मेड इन पाकिस्तान, टैक्स देखिएगा कितना होगा, 18%। वहाँ पे इंपोर्टेड ही पड़ी होगी, वो देखिएगा टैक्स कितना होगा, 25%। तो वो तमाम आइटम्स जो लोकल होंगी उस पर टैक्सेस की कैलकुलेशन 18% के हिसाब से हुई होगी, और जो टैक्सेस जो हैं इंपोर्टेड होंगे उसके ऊपर जो है वो क्या हुई होगी,
25। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। जैसे ये अब देखिए ये सप्लायर है, इससे कह दीजिए भाई मैंने अब टिश्यू बना के बेचना है 389.83 का बेचना है, ये है इसकी रिटेल प्राइस, इसे तय कर लिया। इसमें इसके सारी कमीशन चार्जेस सारा कुछ शामिल होंगे। टैक्स कितना बना 70.17, टोटल कितना बना 460। ये 70 पे गवर्नमेंट से लेकर चली गई है, जब मैंने परचेज़ किया तो मैंने ले लिया। अब यहाँ पे बताता हूँ आपको स्कैम, ये जो गली मोहल्ले के दुकानदार होते हैं ना, आप अक्सर कोई सामान इनसे लेने जाते हैं ना इस तरह का, तो आप देखते हैं उन्होंने ना इसके प्राइस टैग के ऊपर ना मार्कर फेरा होता है और हाथ से लिखा होता है, कभी गौर कीजिएगा, करते हैं ना, टैक्स चोरी है ये। अगर कोई इस तरह का काम करे और आइटम रिटेल आइटम्स है, आप कंप्लेन कर सकते हैं FBR पे, आप उसको घसीटें अदालत में कि टैक्स चोरी कर रहा है। क्यों? बिकॉज जब ये गुड्स बनी है ना, जिस दिन बनी है, ये जब बैच नंबर होगा तो उस दिन गवर्नमेंट टैक्स ये लेके चली गई है। अब वो बंदा इससे ऊपर 1 रुपया भी नहीं ले सकता। अब अक्सर देखते हैं दुकानदार में ब्लैक मार्कर मारते हैं, ऊपर स्टिकर लगा देते हैं या हाथ से लिख देते हैं, वो इलीगल है। आप कंप्लेन करें FBR को। मोटरवे इसकी एक्सेप्शन है। मोटरवे पे चूँकि लॉजिस्टिक्स का मसला है तो वहाँ पे DC रेट ने दी है कि आप चीज़ें महंगी बेच सकते हैं। हाँ, लेकिन जो वहाँ पे रेट लिस्ट दी गई उससे महंगी नहीं बेच सकते, क्योंकि मोटरवे के करीब आबादी कोई नहीं ना। वहाँ पे जो भी सामान आना है उसको स्पेशली वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। दैट्स वाई मोटरवे पे भी एक्सेप्शन है, ठीक है। क्या शामिल है? प्रॉफिट के ऊपर सेल टैक्स कब दे रहा है वो उसने आज 70 पे दिए हैं, कल आप खरीदोगे मैं रिकवर करा लूँगा, उसको तो रिकवर हो रहे हैं पैसे, तो उसकी जेब से तो कुछ तो 300 रुपये पे ही हमने टैक्स कैलकुलेट किया है, इस 389 पे टैक्स कैलकुलेट किया है। उसने आज तो पे कर दिया अपनी जेब से, कल आपने ख़रीदा है तो उसको 70 रुपये पूरे मिल गए, उसकी जेब से कुछ भी नहीं गया, बस आज एक आउटफ्लो हुआ, कल इनफ्लो हो जाएगा वापस, तो इसकी जेब में फ़र्क कोई नहीं गया, ठीक है। उसके बाद ना हमारे पास जो ये रिटेल आइटम्स जो इन सामान को बेचते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिटेलर कहते हैं, दुकानदार हजरात। एक होता है होलसेलर, जो हम डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हुए हैं, वो कौन होता है? जो बल्क में सामान बेचता है। एक होता है रिटेलर, जो किस पे बेचता है? रिटेल आइटम्स के ऊपर सामान बेच रहा होता है, जिस पे आम कस्टमर्स आके चीज़ें लेके जा रहे होते हैं। तो हमने इन रिटेलर्स को ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है Tier 1 रिटेलर, जिनको हम स्पेसिफाइड रिटेलर कह रहे होते हैं, और दूसरे हैं हमारे पास नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर्स कहला रहे होते हैं। जो Tier 1 रिटेलर्स हैं बेसिकली वो है जिनका सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना लाजमी है। ये सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड भी होंगे, अपना सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट भी रखेंगे, उसके तमाम कंप्लाइंसेस जो हैं सेल्स टैक्स की ये वो भी कर रहे होंगे, अपने रिटर्न्स भी जमा करवाएंगे, इनपुट आउटपुट सारा ये मेंटेन करेंगे। अब ये कौन कौन से बंदे आते हैं ये याद नहीं करना, बुक में लिखा हुआ है, ये रीड ओनली है Tier 1 रिटेलर्स का, इसे क्रैम नहीं करना। इसमें रिमेंबर वो तमाम दुकानें जो नेशनल एज आ इंटरनेशनल चेन जोन पे काम कर रही हैं, जैसे कारफूर हो गया, इम्तियाज़ हो गया, वो इसमें आती हैं। वो तमाम दुकानदार जो किसी शॉपिंग मॉल में या एयर कंडीशन मॉल में काम कर रहे हैं वो इसमें आते हैं, एक्सक्लूडिंग कियोस्क, खोखे नहीं आते। आप अगर जाएँ एम्पोरियम वगैरह में, एक तो आउटलेट्स बने हुए हैं, एक कॉरिडोर में कुछ लोग काउंटर रख के बैठे हुए हैं, जो काउंटर रख के बैठे हैं वो इसमें नहीं आएंगे। जो आउटलेट्स बने हुए हैं वो जो हैं इसमें क्या होंगे? कवर हो रहे होंगे। या वो तमाम दुकानदार हज़ार जिसका बिजली का सालाना बिल 12 लाख से ऊपर है उनके लिए लाजमी है रजिस्टर्ड हों। या वो तमाम दुकानदार जो डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं थ्रू डेबिट कार्ड, थ्रू क्रेडिट कार्ड, जिसने पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाई हुई है, इनके लिए लाजमी है ये सेल्स टैक्स में क्या होंगे? रजिस्टर्ड होंगे। जो इसके अलावा हैं छोटे मोटे गली मोहल्ले के दुकानदार, इनको हमने कहा है कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होंगे। जैसे ये है, अब ये बड़े दुकानदार हैं, इनके लिए क्या है? ये सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे, Tier 1 में है। लेकिन ये जो हैं ये इसमें फॉल नहीं करते, ये सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। अब हमें लगता है कि जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है उसके साथ गवर्नमेंट बड़ी ज़्यादती करती है, उससे आउटपुट टैक्स भी ले रही है, लेकिन वो इनपुट टैक्स एडजस्ट भी करवा रहा है। या हम समझते हैं कि छोटे गली मोहल्ले के दुकानदार जो हैं ये बच जाते हैं, ये सेल टैक्स पे नहीं करते, ऐसा नहीं है। ये जो ना Tier 1 रिटेलर्स, ये जो बड़े दुकानदार हैं, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं,
अपना सारा ये अपना आउटपुट टैक्स मेंटेन कर रहे हैं, इनपुट टैक्स मेंटेन कर रहे हैं, अपनी हर माह रिटर्न जमा करवा रहे हैं, जो आज टैक्स पे किया उसे क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। इनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन ये लोग जिनको हम समझते हैं कि यार जो नॉन टीयर 1 है, जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, बच गए, ऐसा नहीं है। इनको गवर्नमेंट पकड़ इनके बिजली के बिलों में जो तो ना वापडा का लाइनमैन होता है, ये बेसिकली गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मुखबर भी होता है, जो प्रॉपर रिपोर्टिंग करता है कौन सा बंदा क्या कर रहा है। तो वो आप घर में भी कोई दुकान खोल के बैठ जाएँ, महीने बार पहुँचने क्लास को वाले भाई मीटर चेंज कराएं, आप डोमेस्टिक मीटर पे काम नहीं कर सकते, मीटर अपग्रेड करें। जैसे ही मीटर अपग्रेड करेंगे आप पकड़ेंगे। क्यों? अब आप अगर सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, आपका बिजली का बिल अगर 20,000 से कम आया पर मंथ, तो आपके बिजली के बिल में 5% जो है वो क्या लगेगा, एक्स्ट्रा टैक्स। क्या लगेगा? एक्स्ट्रा टैक्स। इसका मतलब जो आपका बिजली का बिल आएगा उस पर 18% होगा जीएसटी। ठीक है, आप क्या सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है? नहीं ना। तो 4% क्या होगा, फेडरल टैक्स। चूँकि आप रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए कितना होगा, 5% होगा एक्स्ट्रा टैक्स। कितना पे कर रहे हैं? 27% टैक्स पे कर रहे होंगे बिजली के बिल पे। और अगर आपका बिजली का बिल खुदा ना खास्ता 20,000 से ऊपर है, फिर कितना आपके टैक्स होगा, 18 जमा 4 जमा 7.5, तो 29.5% टैक्स आप बिजली के बिल में सेल टैक्स पे कर रहे होंगे। और ये टैक्स की कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट वगैरह आप नहीं कर सकते। अब जब बंदा रजिस्टर्ड है ना सेल्स टैक्स में, वो सिर्फ कितना पे कर रहा है, 18%। जो अनरजिस्टर्ड है वो अप टू 29.5% टैक्स पे कर रहा होगा। ये टैक्स कौन लेगा इनसे? लेस्को वाले। और वो इनसे टैक्स लेके बिजली के बिल में क्या कर देंगे, एज इट इज़ गवर्नमेंट को पे कर रहे होंगे। तो ये कंसिक्वेंसेस जो हैं आपको बेयर करने पड़ते हैं अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो ये दुकानदारों को लगता है कि इन्होंने बड़ा तीर मार लिया, सेल्स टैक्स को बाईपास कर लिया। भाई सेल्स टैक्स तो बाईपास हुआ नहीं है, टैक्स इनको तकरीबन 29.5% टैक्स जो है वो लग गया है। ठीक है, अब आप इसको बुक से पढ़ लें, सारा कुछ बुक में लिखा हुआ है। इसमें कोई देखें कोई चीज़ पूछने वाली है? आता है, आता है, गवर्नमेंट लेती है। अब जो होता है ना, आप अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपके बिजली के बिल पे अगर जो एडवांस इनपुट टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स लगा हुआ है, आप साल के एंड पे रिटर्न जमा कराएं, क्लेम कर सकते हैं। ये वो भी नहीं कर सकते। तो रजिस्टर्ड पर्सन के तो बेनिफिट्स हैं। जो 18 के अलावा होगा ना वो एक्स्ट्रा होगा, लेकिन वो जो 4 है वो फर्दर है। एक्स्ट्रा टैक्स तो गवर्नमेंट किसी से भी ले सकती है, लेकिन फर्दर टैक्स सिर्फ किससे लेगी, अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले रही होगी। जो रिटेलर्स होते हैं ना टीयर 1, जब ये आपको इनवॉइस वगैरह इशू करते हैं तो उसका 1 रुपया लेते हैं आपसे, जो आप पे कर रहे होते हैं उसकी बात हो रही है। इसको आप POS फ़ी कहते हैं, 1 रुपया पर इनवॉइस होती है। एज इट इज़ आपसे अगर 1 रुपया लिया इसने इनवॉइस का तो आप वो अपने पास रखेंगे। FPR, वो FPR की फ़ीस है, वो फिक्स है 1 रुपया।
ठीक है, हम इसको जो वाइंड अप करते हैं। अब अगली जो हमारी कहानी है ना, अब वो इसके मुतालिक शुरू होगी। अबाउट द ये इनपुट टैक्स लेस करवाना कैसे है वो हमें देखना है। अभी तक तो हमें ये चल गया पता कि यार टैक्स बेसिकली है क्या, 18% टैक्स कब लगाना है, 0% कब लगाना है, एग्जेम्प्ट कब कर रहे हैं, रिटेल क्या होगा। अब हमें टैक्स की टाइप्स पता लग गई हैं। अब सिंपल क्या रह गया, इनपुट टैक्स लेस करवाना। क्या, इनपुट टैक्स लेस करवाना, जिस पे हमारे अगले कोई 2 से 3 लेक्चर है, उसके बाद चैप्टर हमारा ये ख़त्म हो जाता है। ये सारा समझने वाला था। इसमें से जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं, डिफाइन नहीं आएगा लेकिन न्यूमेरिकल में एक लाइन लिख देगा। वो न्यूमेरिकल में लाइन पढ़ के आपने करना है इस पर करना क्या, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल ज़्यादा होगा। ये तो न्यूमेरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है।